अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाम से ही पता चला होगा कि आपको जो आज का लेक्चर है फर्स्ट वर्ल्ड वार पे बेस है। ये जो टॉपिक 6th सेमेस्टर फाइनल ईयर में टॉपिक दिया गया है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के काजेज और कॉन्सिक्वेंस हमें पढ़ने हैं। तो मैं बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहूंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू आने के चांसेस है, तो ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को। तो कोई भी वार हो, हमें देखो वार को कैसे पढ़ना होता है। पहले पहले हमें इसका इवेंट पता होना चाहिए कि किस इवेंट के बेस पे वार स्टार्ट हुआ और काजेस क्या रहे, मतलब क्या रीजन रहे कि वार स्टार्ट करना पड़ा। और जो लास्ट में हमें पढ़ना होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जब वार खत्म होता है तो फिर जो कुछ आउटकम होता है वार का, वो हमें पढ़ना होता है। तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, पहले हमें इसको ये पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि ये किस किस कंट्री के बीच ये वार होता है। तो जो ये कंट्रीज टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक को हम बोलते हैं अलाइड कंट्रीज, तो दूसरी तरफ होता है सेंट्रल पावर्स। जो अलाइड कंट्रीज में आते हैं रशिया, रोमानिया, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, और जो लास्ट में यूएस ज्वाइन करता है। सेंट्रल पावर्स में कौन सी कंट्रीज आते हैं? जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर, जिसे हम तुर्की के नाम से आज जाना जाते हैं। तो अब जो ये वार स्टार्ट क्यों हुआ, होता क्या है? जो वार स्टार्ट होता है एक्चुअली 28 जुलाई 1914 से होता है, लेकिन इससे एक मंथ पहले 28 जून 1914 को क्या होता है, एक इवेंट होता है। जो सर्बिया का एक किंग होता है जिसका नाम गैवरिलो प्रिंसिप होता है। ये क्या करता है, ऑस्ट्रियो हंगरी का एक एम्पायर जो होता है फर्डिनेंड, जिसका नाम फर्डिनेंड होता है, सर्बिया का किंग फर्डिनेंड को किल करता है, मर्डर करता है, असैसिनेटेड करता है। किसको? ऑस्ट्रिया हंगेरियन के एम्पायर को, जिसका नाम होता है फर्डिनेंड। तो उसके साथ उस टाइम वाइफ भी होती है जिसका नाम सोफी होती है। इन दोनों को मारा जाता है कहाँ पे? सिराजाओ, एक जगह होती है सिराजाओ, जो कैपिटल होती है आई थिंक बोस्निया का कैपिटल होता है सिराजीवो, जहाँ इन दोनों को मारा जाता है। कौन मारता है? सर्बिया का किंग प्रिंसिप। तो यही इमीडिएट काज है, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है, मतलब वार स्टार्ट क्यों हुआ, वो यही कारण रहता है जिसे हम इमीडिएट काज कहते हैं। तो अब जो जो नेक्स्ट काज रहता है वो है मिलिटरिज्म। मतलब दोनों कंट्रियां किस मतलब क्या करते थे उस टाइम, आर्मी भी फोकस थी। जो ज्यादा खर्चा था वो एक कंट्री बोलती थी मेरी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ जर्मनी वो भी कहती थी नहीं मेरी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मतलब ब्रिटेन की तरफ एक साइड और जर्मन की तरफ एक साइड, यही होता रहता था। दोनों दोनों कंट्रियां किस पे मतलब जो मनी स्पेंड करती थी आर्मी पे, तो जो बाकी डेवलपमेंट रहे इन पर कोई ध्यान नहीं देता था उस टाइम। तो जो नेक्स्ट रीजन है वो है नैरो नेशनलिज्म। देखो नेशनलिज्म और नैरो नेशनलिज्म में क्या फर्क होता है। नेशनलिज्म होना एक अच्छी चीज है, लेकिन नैरो नेशनलिज्म भी नहीं होना चाहिए। नैरो नेशनलिज्म में क्या होता है कि उस टाइम क्या करते हैं, मतलब लोग अपनी कंट्री से तो प्यार करते ही है, लेकिन वो नहीं चाहते कि दूसरी कंट्री से भी प्यार करे। वो बोलते हैं कि जो दूसरी कंट्री है उसके साथ नफरत करें। तो यही होता था उस टाइम। जर्मनी को मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो ये ब्रिटेन है ये अपनी कॉलोनीज मतलब दूसरी कंट्री में बिछाएगा, वहां पे राज करेगा। जर्मनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसलिए उस टाइम नैरो नेशनलिज्म था दोनों कंट्री के दरमियान। तो जो और एक रीजन है वो है इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म को हम कैसे मतलब समझते हैं कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर कब्जा करता है और राज करता है, तो इसे हम कहते हैं इम्पेरियलिज्म। अब जो इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म है, इसमें क्या करते हैं कंट्री के अपना मार्केट हर किसी कंट्री में बिछाना चाहते हैं। एवरी nook and corner of the world, every country try to capture more markets in every part of the world। तो अब जो एक और इम्पोर्टेंट काज है वो रहता है एंग्लो जर्मन राइवलरी। होता क्या है, जो कैसर विलियम जर्मनी का किंग होता है उस टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी का किंग कौन होता है? कैसर विलियम सेकंड। ये क्या करता है, ये तुर्की को ये बर्लिन एक कंट्री जो होती है, ये बर्लिन को तुर्की से लिंक करना चाहता है। तो किसके थ्रू? रेलवे लाइन। लेकिन जब ये ब्रिटेन को पता चलता है कि ऐसा करता है कि
जो जर्मनी है उसने इस कंट्री को दूसरी कंट्री से लिंक किया, तो जो जो ब्रिटेन कंट्री है उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो दोनों कंट्री के बीच क्रैशेस होते हैं, तो वार और ज्यादा मतलब डेंजरस हो जाता है। और एक रीजन क्या होता है, मतलब वार क्यों स्टार्ट होता है, उस टाइम क्या होता है, लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि मतलब कोई जैसे कि आज यूएनओ है, कोई भी मसला हो तो यूएन में मतलब मसला उठाते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था कि वार स्टार्ट हुआ अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां बोलेंगे वो कंट्री ये करते हैं। उस टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है लेकिन वो भी फेल होती है, तो ये भी एक कारण रहता है कि वार स्टार्ट क्यों हुआ। तो अब जो हम क्या कहेंगे कि अमेरिका जो है ये पहले जो अलाइड कंट्रीज के साथ नहीं था, ये क्यों एंटर करता है, ये क्यों मतलब ब्रिटेन रशिया का साथ देता है। होता क्या है, 1915 में ब्रिटिश पैसेंजर शिप जिसका नाम होता है लुसिटेनिया शिप का नाम होता है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जर्मन सबमरीन इसको सिंक करता है, डुबाता है। तो उसमें उस टाइम उस शिप में 128 अप्रोक्सीमेटली अमेरिकन अपनी जान देते हैं, मतलब जब शिप डूबता है तो इसमें अमेरिकन की जान जाती है, 128 अमेरिकन की जान जाती है। तो फिर अमेरिका ब्रिटेन को कहता है कि अब मुझे भी आपकी साइड आना है, अब हम जर्मनी को नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो काजेज मैंने आपको बोले कि बोस्टन क्राइसिस हुए, नैरो नेशनलिज्म था, मिलिटरिज्म था, इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म था, लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम लास्ट में क्या कहेंगे, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसके मतलब और बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, जैसा कि इसको ये कहा गया है कि ग्रेट वार भी कहा जाता है, वार टू एंड ऑल वार भी कहा जाता है। अब जो हम इसमें लास्ट में क्या पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब भी वार खत्म होता है, इसमें कौन जीता है वार में, अलाइड कंट्रीज जीती है। असल में मतलब कोई कंट्री नहीं जीती है, लेकिन हार कौन कंट्री मानती है कि जर्मनी बोलती है कि हाँ मैं हार गया, अब मुझे और वार नहीं करना है ब्रिटेन के साथ। मतलब जो सेंट्रल पावर्स के साइड में कंट्री होती है जर्मनी, वो मतलब हार मान लेती है और अलाइड कंट्रीज की विक्ट्री होती है इस वार में। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है, लीग ऑफ नेशंस 10 जून 1920 को एस्टेब्लिश होता है, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक चलता नहीं है, ये भी फेल ही होता है। 4 कंट्रीज कोलैप्स होते हैं इस वार में। उन कंट्रीज का नाम होता है, मतलब कौन से एम्पायर्स जो कोलैप्स होते हैं आफ्टर वार। एक होता है जार निकोलस जो कि रशियन एम्पायर होता है। तो सेकंड जो एम्पायर कोलैप्स होती है वो होती है कैसर विलियम की, दो जो जर्मनी, मैंने आपको बोला कैसर विलियम सेकंड की, मतलब जो जर्मनी का एम्पायर होता है। तो ऑस्ट्रिया का भी जो एम्पायर होता है ये भी किसके साइड थी, जर्मनी के साइड थी, तो ये भी एम्पायर कोलैप्स होती है। और जो लास्ट में ओटोमन एम्पायर, इसको भी गिराया जाता है। कौन कंट्री गिरा देती है ओटोमन एम्पायर को, ओटोमन एम्पायर मतलब मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन इसको गिरा देती है। एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सेवरीज 1920 में ट्रीटी होती है। उसमें क्या करते हैं जो ओटोमन एम्पायर है, इसको मतलब ये बाउंड्रीज इसके इस कंट्री के रिड्राउन करते हैं, इसको एबॉलिश करते हैं, इस कंट्री को, जर्मनी को मतलब पार्टीशन करते हैं कंट्री को, इसको गिरा देते हैं। और क्या होता है इसमें, जो टोटल कितनी जाने जाती है, ये मतलब ये जाना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 17 मिलियन पीपल वर किल्ड इन दिस वार। अब जो लास्ट पॉइंट है कि वार किस ट्रीटी से खत्म होता है। एक लास्ट में एक ट्रीटी होती है एलाइड और सेंट्रल के कंट्रीज के बीच, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज कब होती है, 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज एक जगह पेरिस में है, वहाँ एक ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी कौन करता है, वुड्रो विल्सन जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है उस टाइम, ये ट्रीटी करता है कि अब जो ये वार मतलब ये ट्रीटी ऑफिशियली एंड करता है फर्स्ट वर्ल्ड वार को। इस ट्रीटी के नतीजे क्या निकलते हैं कि जर्मनी ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ वार मैंने स्टार्ट किया, कि मतलब मैं खतावार हूँ, अब जो वार में नुकसान हुआ वो मुझे देना पड़ेगा। मतलब इसको
रिपेरेशन करनी पड़ती है आफ्टर वार। एक तो ये मतलब वार हारता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी को मतलब पैसे देने पड़ते हैं कि मैंने नुकसान किया इस वार में। तो अब जो जर्मनी है मतलब अब ये ज्यादा फोर्स भी नहीं रख सकती है आफ्टर वार, क्योंकि इसने एक ट्रीटी साइन किया जिसमें ये भी कहा जाता है कि अब ये मतलब 1 लाख से ज्यादा फोर्स नहीं रख सकता अपनी कंट्री में, ताकि ये दोबारा कभी मतलब वार स्टार्ट ना कर सके। तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पेरिस में होती है 1919 को। थैंक यू।